हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी का बसंत चैप्टर 2 दादी माँ। दादी माँ एक कहानी है और इस कहानी का लेखक है शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने खुद अपनी ही कहानी बताई है अपनी दादी माँ के बारे में। इसमें हम पूरा कहानी का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पाठ को। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो लेखक बोल रहे हैं, लेखक अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाई का सामना किया है। बरसात, बसंत ये सारे देखने के बाद भी लेखक का मन प्राय अनमना मतलब बेचैन हो जाता है। मेरा शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक का जो दोस्त है, लेखक का जो फ्रेंड है, वो तो लेखक के सामने लेखक को खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन लेखक के पीठ पीछे लेखक का जो कमजोरी है, जो प्रतिकूलता है, वो सारे लेकर लेखक का ही मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक सोच रहे कि अभी उन बातों को वो नहीं सोचेगा और इन सारे बातों को सोचने से फायदा ही क्या है। जैसे ओस की बूंद होते हैं कि वो धूप आने से ही गायब हो जाते हैं, ऐसे ही लेखक ये सारे बातों को भूल जाएगा। मुझे लगता है जैसे कबार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिबान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधकली घास से घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो लेखक को लगता है कि अभी कबार के दिन आ गए हैं। उनके गांव में सिर्फ पानी और पानी ही हिलोर ले रहा था और अधकली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध भी छोड़ रहा था। रास्तों में जो कीचड़ था वो भी सूख गया था और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कबार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक बोल रहे हैं कि अपने अपने मौसम का ना एक अपनी अपनी सी बातें ही होता है ना, अलग सा एक बातें होता है। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं होता है, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं होता है, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं होता है, लेकिन कबार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है।
में भीतर हुरक रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। फिर लेखक ने क्या किया? लेखक ने 2-1 दिन कूद उस झाग भरे जलाशय में, और नहा धोकर लेखक बीमार भी हो गया था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। तो लेखक बोल रहे कि हल्का अगर बीमारी होता है तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि मम्मी अच्छे से खाना देते हैं, अच्छे से हमें देखभाल करते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसलिए लेखक भी बोल रहे कि अगर हल्की सी बीमारी होता है तो मुझे अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु हो तो अच्छा ही लगता है। लेकिन इस बार लेखक का क्या हुआ था? लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं हुई थी, मतलब छोटा सा फीवर नहीं हुआ था। क्या हुआ था? ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो इस बार लेखक का ऐसा बात नहीं हुआ था, उनका जो फीवर हुआ था वो चढ़ता ही गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, और पूरा दिन ये ज्वर था। और इस फीवर कब उतरा था? रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। तो दिन भर लेखक ने चादर लपेट कर ही सोया था क्योंकि उनका फीवर था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो लेखक की दादी माँ क्या किया? जब तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग होता है, मम्मी होता है या दादी माँ होता है, तो क्या करते हैं? बहुत ही देखभाल करते हैं हम लोगों को, है ना। तो ऐसे ही लेखक का दादी माँ भी आई थी। तो उसी टाइम लेखक की दादी माँ झाग वाले जल से नहा कर आए थे। और उन्होंने देखने में कैसा था? लेखक की दादी माँ पतले दुबले थे और शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहना हुआ था, सफेद बालों में जल की शीतलता था। आते ही उन्होंने क्या किया? लेखक के सर और पेट छुए और आंचल की गांठ खोलकर एक अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाल दिया और माथे पर लगाई। दिन रात उन्होंने क्या किया? दिन रात चारपाई के पास उन्होंने बैठा रहा। तो कभी उन्होंने पंखा झलती थी, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े से सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी और 20 बार लेखक को छू छू कर ज्वर, कितना उनका फीवर, वो अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिले तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो लेखक की दादी माँ देखो क्या करते थे, उनका ध्यान जो था वो चारों तरफ था। वो देखते थे कि हांडी में जो लेखक के लिए खाना पका रहे थे तो उस हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में जो मूंग दाल होता है उस मूंग दाल एकदम मिल गई है या नहीं। ये सारे प्रश्न पूछते थे और भी प्रश्न पूछते थे कि बीमार, लेखक तो बीमार था, उस बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर कोई नहीं चला गया। ये सारे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर दादी माँ घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गबई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो दादी माँ को उस गांव के 50 मतलब 50 किस्म की दवाओं के नाम याद था। और गांव के में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम।
तो अगर गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ क्या करते थे, उसके पास तुरंत पहुंच जाते थे और लेखक के लिए जो जो काम करते वो उस आदमी के लिए भी वो ही काम करते थे। क्या करते थे देखो, हाथ छूते थे, माथा छूते थे, पेट छूते थे, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप। तो दादी माँ ने क्या करते थे, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ लोगों को सुनाते थे। और महामारी विषुचिका के दिनों में क्या करते थे, दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान करते थे और लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गुगल और धूप देते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई का काम तो दादी माँ से सीखना पड़ेगा। दवा में अगर देर होता तो क्या करते थे, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाते थे। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक बोल रहे कि डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई जो होता है ये डर से बुखार ही भाग जाती थी, मतलब इतना तिताई होता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। तो लेखक बोल रहे हैं ऐसे बुखार को बुलाने का मेरा मन भी नहीं करता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ओए सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। तो घर में किसान भैया की शादी ठीक हुई थी और इस वजह से दादी माँ बहुत ही आनंद में थे। वो दिन भर गायब रहते थे। दादी माँ को देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठा लिया हो। जब घर में पड़ोसी आती थी तो दादी माँ को दिखाई नहीं मिलता था। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती थी और आके ही बोलते थे कि बहन बुरा ना मानना, घर में बहुत सारा काम है, अगर अपने हाथ से ना करूं तो काम होने वाला नहीं। लेकिन सभी को पता था कि घर में दादी माँ कुछ काम नहीं करती है। पर दादी माँ अगर घर में अनुपस्थिति होता है तो सभी काम में विलंब हो जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निशार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो उन्हीं दिनों का बात है, लेखक दोपहर टाइम घर लौटा और देखा कि दादी माँ किसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कौन है, तो वो देखा दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो लेखक आके देख रहे हैं कि रामी के चाची के ऊपर दादी माँ ने बहुत गुस्सा कर रहे हैं और उन्हें बहुत डांट रहे हैं। दादी माँ के पास रामी की चाची पैसा लिया था और उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इसलिए दादी माँ रामी की चाची को डांट रहे सारे बात बोल के कि तू तो बोली थी कि पैसा दे देगा लेकिन आज तक नहीं दिया है, तेरे आंख में शर्म नहीं है,
और तू जब पैसा मांगी तो कैसे ये पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, फिर अभी तक पैसा नहीं दिया। तो ये सारे बातें बोलकर दादी माँ ने रामी की चाची को डांट रहे हैं। ढूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी की चाची रोते हुए दादी माँ के पैर पकड़े बोले कि दे दूंगी मालकिन, बिटिया की शादी है इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और अगर आप दया नहीं करोगी तो कौन करेगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। फिर दादी माँ जब ये बात सुना कि उनके बिटिया की शादी ठीक हुई है तो दादी माँ ने थोड़ा दिखावा करते हुए कहा, उन्हें मन ही मन बहुत दुख हुआ था, और उन्होंने दिखावा करते हुए कहा कि इधर से हट, मैं अभी नहा के आ रही हूँ। और ये बात बोलते हुए दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। फिर लेखक ने दादी माँ को रिक्वेस्ट कर रहे और बोल रहे कि दादी माँ छोड़ दो इस बात को, बेचारी बहुत ही गरीब है, आपको पैसा कभी दे देगी वो। तो दादी माँ दिखावा करते हुए लेखक को भी कहा ऐसे कि चल इधर से, मुझे समझाने के लिए आए हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। फिर लेखक चुपके से आंगन की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो इस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेखक भी इस घटना को भूल गया है। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो एक दिन रास्ते में लेखक के साथ रामी की चाची मिली, और रामी की चाची क्या कर रहे थे, दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। फिर लेखक ने जब ऐसे देखा तो वो हैरान हो गया, और उन्होंने रामी चाची को पूछने लगा कि क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विवल होकर कहा, उड़ीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो रामी की चाची बोल रहे लेखक को ये सारे बातें कि मैंने दादी माँ के पास गई थी, मालकिन के पास गई थी, और मालकिन ने क्या किया, पीछे जितना भी पैसा था वो सारे पैसा उन्होंने छोड़ दिया, ऊपर से मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपीज दिया, 10 का नोट दिया, और देकर बोला कि देखना धन्नो, जैसे तेरा बेटी है वैसे ही मेरा भी बेटी है, तेरा बेटी मेरा ही बेटी है ना। तो 10-5 के लिए लोगों को हंसाना नहीं चाहिए, और बेटा जो है वो देवता है, बहुत ही अच्छा है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर लेखक ने पूछा कि धन्नो चाची, उस दिन तो तुम्हें बहुत डांट पड़ी थी है ना, दादी माँ तो बहुत ही डांट रही थी तुम्हें। वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। फिर धन्नो चाची बोल रहे कि वो तो बड़े लोगों का काम होता है बाबू, रुपए देकर अगर वो ना डांटे तो इससे तो लाभ क्या है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर लेखक उस घटना को याद करते हुए मन ही मन हंसते हंसते आगे बढ़ गए। किसान के विवाह के दिनों की बात है। ये जो घटना है वो किसान के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। तो विवाह के 4-5 दिन पहले से ही सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सारे रिचुअल्स औरत ही करते हैं। तो किसान भाई के विवाह के समय भी 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाना शुरू कर दिया था। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। तो विवाह की रात को भी क्या होता है, अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाती है। सभी पार्ट औरतें ही करती है। तो विवाह की रात क्या होता है, अभिनय होता है, और उस अभिनय में दिखाया जाता है विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य उस अभिनय में दिखाया जाता है।
और ये सारे रिचुअल्स, सारे अभिनय औरत करते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। तो लेखक का तबीयत ठीक नहीं था, वो बीमार थे, इसलिए लेखक बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। तो लेखक का ममेरा भाई का नाम है राघव, जो कहाँ पे सो रहा था? दलान पे सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो लेखक के ममेरा भाई राघव वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था और औरत ने उस पर आपत्ति भी की थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ तो गुस्सा हो गई थी उन औरत के ऊपर और बोल रहे थे कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का जो मन होता है वो एक सा ही होता है। मुझे ही पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। तो दादी माँ ने क्या किया, लेखक का तबीयत खराब था तो इसलिए दादी माँ ने चारपाई पर चादर उड़ाकर लेखक को सुला दिया और उसे बहुत ही हंसी आ रहा था। उन्होंने सोचा कि जोर से हंस दूं, अगर वो जोर से हंस देता तो भेद खुल जाए, इसलिए उसे क्या 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 कर जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना, इसलिए वो हंसी नहीं। लेकिन भाभी की बात पर वो हंसी रुक नहीं पाई और उसका भंडा जो था वो हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या लगती है। फिर देबू की माँ जो था वो चादर खींच लिया था और कहा कि दादी माँ, यहाँ पे कौन सा बच्चा सोया हुआ है, रोता है शायद, दूध पिला देता हूँ। तो वो ऐसे बोलकर हाथापाई शुरू हो गया था और दादी माँ बहुत ही गुस्सा हो गया था। दादी माँ बोल रहे थे कि लड़के से क्या लगती है तुझे। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। फिर सुबह सुबह किससे मुलाकात हुई? सुबह सुबह रास्ते में देबू की माँ के साथ मिली। कल बाला बच्चा, भाभी, मैं बाहर से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। फिर देबू की माँ के साथ मुलाकात हो गई और देबू की माँ तो बहुत गुस्से थे और देबू की माँ ने क्या किया, जब देबू के माँ ने देखा और लेखक भी देबू की माँ को देखा तो लेखक ने क्या किया, जोर से भागने लगा और वो दादी माँ के पास आके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। तो लेखक बोल रहे कि जब हम कोई अपराध करते हैं ना, तो उसी टाइम जब दादी माँ के पास आ जाते, खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमें अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बाता चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। तो दादी माँ क्या है, बहुत ही स्नेह और ममता की मूर्ति है, ममता से भरा हुआ है ना। जो बड़े बुजुर्ग होता है, जो बहुत ही मैच्योर होता है, तो उन लोगों को जीवन का ये जो बाता चक्र है, जो सर्कल है जीवन का, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बहुत सारे कुछ मालूम हो जाता है। तो ऐसे ही दादी माँ को बहुत जीवन का ये जो बाता चक्र था वो बहुत कुछ मालूम हो गया था। तो वो ही लिखा है, परिस्थितियों का बाता चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, ये दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत ही उदास रहती थी। जब दादा का मतलब दादी माँ के हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके बाद से ही दादी माँ बहुत ही उदास रहते थे। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, मतलब दादी माँ को ये संसार ना कैसे धोखा लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था ये संसार। क्योंकि दादाजी ने दादी माँ को जो धोखा दिया है, इसलिए देखो क्यों धोखा दिया है। बेसदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब
दादाजी क्या बोलते थे, दादाजी बोलते थे दादी माँ को कि तुम पहले मरोगे उसके बाद मैं मरूंगी। तो ये सारे लेकिन क्या हुआ था, दादाजी पहले मर गए थे, तो इसलिए दादी माँ को ये धोखा लगता है ना, झूठ बात बोलते थे, तो इसलिए दादी माँ को ये सारे ये धोखा लगता है। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध के बाद दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति ब्याह की वो घर की तो थी नहीं। तो दादाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे दोस्त थे वो भी दादी माँ के साथ धोखाबाजी किए थे, तो इसलिए दादी माँ को और भी ये सारे संसार अच्छा नहीं लगता है। तो दादाजी के श्राद्ध में क्या हुआ था, दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ ने बहुत मना किया था, लेकिन लेखक के पापा ने क्या किए थे, लेखक के पिताजी ने बहुत सारे संपत्ति जो था वो ब्याह किए थे, वो तो घर का नहीं था। ठीक है, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, तो इस बात सारे बातों को लेकर दादी माँ बहुत ही उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, तो माघ महीना का दिन था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। तो माघ का जो मंथ होता है उसमें बहुत ही ठंड होता है, और उस ठंडी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा था, और उस ठंडी में हड्डियों में भी घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। तो इवनिंग टाइम लेखक ने देखा कि दादी माँ ने एक गीली धोती पहने हुए है और कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। तो लेखक ने दादी माँ के आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, तो लेखक ने क्या किया, दादी माँ के पास ही बैठा था। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। फिर दादी माँ जब आंख खोली तो लेखक ने धीरे से दादी माँ कह के बुलाया, कहाँ है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? फिर दादी माँ ने बोला, कहाँ है तू यहाँ पे क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो लेखक ने दादी माँ के आंखों की तरफ देखा और कहा कि दादी माँ, एक बात तुम्हें पूछूंगी, तुम बोलोगे क्या, मुझे बताओगे? क्या है, पूछ, तुम रोती थी? फिर लेखक ने बोला कि तुम रोती थी दादी माँ। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। फिर जब लेखक ने पूछा कि तुम रोती थी, तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल जल्दी से चल, तू खाना खा लेगा। फिर लेखक ने कहा कि पहले तो ये तो तुम्हारा गीली धोती है ना, पहले तुम धोती को बदल लो, उसके बाद। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, बे मुझे खींचती रसोई में ले गई। फिर दादी माँ ने बोला, मुझे सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगता है। फिर दादी माँ ने क्या किया, लेखक को खींचते हुए रसोई में लेकर गया। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किसान भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है। तो लेखक ने देखा सुबह सुबह चारपाई पर बैठे हुए लेखक के पिताजी और किसान भैया मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। फिर लेखक के पिताजी ने बोला कि रुपया कोई भी देता नहीं, बहुत सारे लोगों का तो पिछला पैसा ही बाकी है। और ये बोलते बोलते वो रोने लगा। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। फिर दादी माँ ने लेखक के पिताजी का माथा सहलाते हुए कहा, रोता क्यों है तू? मैं अभी हूँ ना,
उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो लेखक की दादी जी ने क्या किया, दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती चीज निकाली और उन्होंने कहा कि तेरा दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। फिर ये बात बोलते बोलते दादी माँ का गला भी भर आया था। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। फिर दादी माँ ने कहा कि मैं ये कभी पहना नहीं हूँ, ये मैंने अच्छे से रख दिया था और इस दिन के लिए ये हमारा वंश का निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। फिर दादी माँ ने कहा, आंसू पोंछा और उन्होंने कहा कि पुराना जो लोग होता है ना, वो आगा पीछा सोच कर ही सब कुछ करते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसी टाइम जो भी प्रॉब्लम था दादी माँ ने सारे साफ कर दिया उस प्रॉब्लम को, इसलिए लेखक को लगा कि ये जो दादी माँ है वो सच में ही एक शापभ्रष्ट देवी है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो दिन काफी चढ़ आया था और पास में एक लंबा खजूर के पेड़ थे। उस पेड़ से एक कौवा अपनी घिनौनी काले पंखे फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किसान भैया का पत्र काँप रहा था। तो किसान भैया के हाथ में ये पत्र था। उन लोगों ने ये पत्र पढ़ रहे थे और सारे घटनाएं को सोच रहे थे। काली चोटिया सी कतारें भूमिल हो रही थी। तो जब वो ये सारे घटनाएं उस पत्र में पढ़ रहे थे तो आंखों में आंसू आ गए थे और सारे मतलब घटनाएं सोच रहे थे। जब वो लाइन था, कतार मतलब जो लाइन था पत्र में, वो सारे क्या हो गया था, घुमिल हो गई थी, सारे घुमिल हो रही थी। मतलब ये सारे घटना उनके दिमाग में सिर्फ सोच रहे थे। सोचते सोचते ये सारे लाइन जो था वो घुमिल हो गई थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उनके आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सारे घटनाएं सिर्फ याद आ रहा था और वो अपने मन से बार बार पूछने लगा कि सचमुच दादी माँ नहीं है। तो ये था शिव प्रसाद सिंह का लिखा हुआ पाठ दादी माँ। लेखक अपने ही दादी माँ के बारे में इस पाठ में लिखे हैं और आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आए हैं। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।